चलिए दोस्तों, आज हिंदी भाषा सीरीज के भाग 2 में ध्वनियों पर चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है। और स्वर के अंतर्गत लघु या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या प्लुप्त स्वर, ये स्वर के अंतर्गत हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। और व्यंजन में हम 4 प्रकार के व्यंजनों को पढ़ेंगे, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। इसी तरह अयोगवाह, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक द्वारा निकल जाती हैं, अर्थात जीभ या होंठ परस्पर कहीं स्पर्श नहीं करते हैं और वायु से कहीं घर्षण नहीं होता, स्वर कहलाती हैं। हिंदी में स्वरों की जो संख्या है वो 11 है और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। यद्यपि री जो है अधरा और ई अब शुद्ध स्वर नहीं रह गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। स्वर के 4 भेद हैं, उपरोक्त हमने देखा था। लघु या ह्रस्व स्वर, वे स्वर ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है, मतलब थोड़ा समय। इसके समय की गिनती 1 है, जिसे छंद में लघु मात्रा खड़ी पाई कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, अ, उ और री। ठीक है, ये ह्रस्व लघु स्वर जिनको कहते हैं। इसी तरह दीर्घ स्वर, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा दोगुना, मतलब ज़्यादा समय लगता है। इसके समय की गिनती 2 से होती है, जिसे छंद में गुरु मात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 3 है। बड़ा आ जो आ और आ से मिलकर बनता है, बड़ी ई जो ई और ई से मिलकर बनती है, और बड़ा ऊ जो ऊ और ऊ से मिलकर बनती है। इसी प्रकार देखिए संयुक्त स्वर, वे स्वर ध्वनियाँ जो 2 स्वरों के मेल से बनते हों और उच्चारण में दुगना समय भी लगता है। ठीक है, इनकी मात्रा की जो गिनती है वह भी क्या है? 2 है। इनकी संख्या यहाँ 2 लिखा है, 4 है। ठीक है ना। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ए जो आ और ए ई से मिलकर, आ और ई से मिलकर बना है। ए आ और ए से मिलकर बना है। ओ आ और ऊ से मिलकर बना है। औ आ और ओ से मिलकर बना है। इसी प्रकार जो प्लुप्त स्वर है वह स्वर ध्वनि जो वर्ण नहीं है, जिसका उच्चारण तो होता है, किंतु लिखा नहीं जाता, अपितु उसके स्थान पर 2 प्रकार के चिन्ह लगे। कौन कौन से? एक तो ये 3 टाइप का जो देवनागरी लिपि के जो हिंदी अंक है, और ट्रिपल एस। ठीक है, इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। जैसे कि हमने बोला ओम, हे राम। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, स्वर के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं, अर्थात जब स्वर किसी वर्ण में जुड़ता है तो अपना रूप क्या कर लेता है? बदल लेता है। इस परिवर्तित रूप को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, और इनकी संख्या 10 है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। आप मूल स्वर आ होता है, छोटा आ से ही बाराखड़ी का निर्माण हुआ है। दीर्घ स्वर में दोनों समान स्वरों का मेल हुआ है, जबकि संयुक्त स्वर में 2 असमान स्वरों का मेल हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर में दीर्घ स्वर भी आते हैं और संयुक्त स्वर भी। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। अभी हमने देखा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आ जो स्वर है हिंदी भाषा में समाहित हो गया है। जैसे डॉक्टर, हमको डॉक्टर लिखना होता है तो हम ऊपर चांद, अर्ध चांदनुमा लगा देते हैं। ये चंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन कॉलेज। उर्दू भाषा के प्रभाव से नुक्ता का भी प्रयोग होता है। इनकी संख्या 5 है, ध्यान रखना है। जैसे क, ख, ग, ज और फ। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायुमुख विवर अथवा स्वर तंत्र में कहीं न कहीं रुककर अवरोध सहित बाहर निकलती है। स्वर व्यंजन स्वर आ की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं। ध्यान रखना है अपने को। यदि ये स्वर की सहायता से नहीं लेते हैं
तो वे शुद्ध व्यंजन कहलाते। जैसे देखिए का में का प्लस आ है, लेकिन यहीं पर हम हलंत लगा देते हैं तो ये शुद्ध व्यंजन हो जाता है, इसमें आ नहीं है, स्वर सम्मिलित नहीं। तो व्यंजन का निर्माण आ से मिलकर ही होता है। सिक्का, खा, गा, घा, इस प्रकार से हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे का, ख, ग, घ, अंगा, तो का वर्ग हो गया। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन को कंठ है, ये कंठ से इनका उच्चारण होता है। तालव्य, ये चा वर्ग का जो उच्चारण है वो तालव्य से होता है। टा वर्ग का मूर्धन्य से, और ता वर्ग का दंत्य से, और पा वर्ग का उष्ठ्य से। अंतस्थ व्यंजन क्या है? देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर घुमड़ कर बाहर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे य, र, ल, व, ये 4 हैं। इनमें से य और व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, जिसको उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, तथा रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी स्थान से घर्षण या रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्मी के साथ बाहर निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे है ना, इनकी संख्या भी 4 है। स और हा, ये 4 हैं ऊष्म व्यंजन। इसी तरह संयुक्त व्यंजन, वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। जैसे अक्ष्य, तो अदक्का और सा से मिलकर बना है। त्रा, अदत्ता और रा से मिलकर बना है। इसी प्रकार ग, ज और या से मिलकर बना है। इसी तरह स्र, अदस्स और रा से मिलकर बना है। और जो ये ड है, यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, और ढ, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, रूढ़ व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण इसलिए क्योंकि इनके 2 गुण हो जाते हैं। नीचे के बिंदु को हटा देंगे तो डा का रूप हो जाएगा, इसलिए द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, अपितु स्वर भी हैं और व्यंजन भी। इनकी संख्या 2 है। अम और आहा, हम इनका उपयोग करते हैं। 12 खड़ी में इनका उपयोग हम करते हैं। और भी जैसे जो शब्द हमको लिखना होता है या बोलना होता है, तो हम इन दोनों अयोगवाहों का जो है हम उपयोग करते हैं। आगे देख पा रहे हैं आप घोषत्व के आधार पर ध्वनियाँ। तो घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ जो है स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन। इस आधार पर ध्वनियों को घोष या अघोष वर्ग में बांटा गया है। जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वतंत्र तंत्र में कंपन उत्पन्न हो उन्हें घोष या सघोष ध्वनि कहते हैं, ध्यान रखना है। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न न हो उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। अब देखिए, घोष या सघोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजन के। कौन से व्यंजन के? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन और समस्त स्वर, ये सब किस में आते हैं? घोष या सघोष ध्वनिया के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह अघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे मान लो का वर्ग है तो का पहला है ना, क, ख, ग, घ, ङ, तो पहला दूसरा, जैसे एक ख, ग है ना, क, ख, घ, ये तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो अघोष ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और सभी ऊष्म व्यंजन तथा विसर्ग है ना, विसर्ग जो है ये सब किस में आएंगे? अघोष ध्वनियाँ
के अंतर्गत आएंगे ये विसर्ग। ठीक है। प्राणत्व के आधार पर ध्वनियाँ। प्राणत्व का अर्थ श्वास की मात्रा होती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की कम मात्रा लगे उन्हें अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा लगे उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से ध्वनि आते हैं देखिए। अल्प प्राण के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन और सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये सब अल्प प्राण है। मतलब इनके उच्चारण में हमको कम समय लगता है। ठीक है। और महाप्राण स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, है ना। इसको आप ऐसे 24 भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए। और सभी उष्म व्यंजन, है ना। इसमें अंतस्थ व्यंजन है लेकिन इस महाप्राण में क्या हुआ, सभी उष्म व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह हिंदी में बोली जाने वाली 3 तरह की ध्वनियाँ हैं जो नासिक की ध्वनियाँ हैं। अनुनासिक स्वर, अनुस्वार और नासिक के स्वर। अनुनासिक ऐसे स्वर, ये देखिए इसका जो संकेत है, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। उदाहरण के लिए जैसे गांव, दांत, आंगन, इस प्रकार से। अनुस्वार जो बिंदु है या स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अहंकार, अहंकार, पंचम, पंचम, संतोष, इस प्रकार से जो शब्द हम लिखते या बोलते हैं अनुस्वार। और नासिक के व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक अंतिम वर्ग यानी कि जो पंचम वर्ण जिसको हम कहते हैं, ये पंचम वर्ण भी कहलाते हैं। अंगा, या, ण, न, मा, ये सभी नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने ध्वनियों को समझने का प्रयास किया।